नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 48 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद अब कीव सहित यूक्रेन के तमाम शहरों की स्थिति मलबों और लोगों की चीखों से सुनाई पड़ता हुआ दिख रहा है। रूस पूरी तरह से आक्रामक अंदाज में कीव के इर्द गिर्द मंडरा रहा है और हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की बहुत जल्दी कीव में रूसी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर सकते हैं। हम आपको ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जेलेंस्की की तरफ से बराबर ये बयान जरूर दिया जा रहा है कि वो यूक्रेन नहीं छोड़ेंगे, उनका देश नहीं झुकेगा, हर एक नागरिक सैनिकों की तरह लड़ेगा। लेकिन सैन्य विज्ञान के सिद्धांतों के हिसाब से जिस तरह से लड़ाई चल रही है और जैसा कि एवी स्टार न्यूज पर बराबर हमने चर्चा के दौरान इस बात का जिक्र किया है कि यह पूरी लड़ाई 72 घंटे से कुछ अधिक समय तक ही चल पाएगी। वो एक लड़ाई का स्वरूप होगा और उसमें रूस यूक्रेन की कमर को पूरी तरह से तोड़ चुका होगा। इस बीच वो सारी घटनाक्रम जिनका हम जिक्र बार बार कर रहे हैं, यूएनएससी से लेकर के नाटो की सक्रियता बराबर दिख रही है, लेकिन हर एक जगह हर एक मंच से रूस की सिर्फ आलोचना की जा रही है, रूस को घेरने की बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, तमाम वो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं जिससे रूस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इसलिए शायद जेलेंस्की को 24 घंटे पहले ही कह देना पड़ा कि उनके देश को पूरे वैश्विक बिरादरी ने अकेला छोड़ दिया। और सचमुच जेलेंस्की सहित तमाम यूक्रेन के निवासी और वहां की सेना बिल्कुल अकेले लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि उनके पास गोला बारूद और हथियारों की कमी भी दिख रही है। हालांकि यूक्रेन की तरफ से मनोवैज्ञानिक रूप से राष्ट्रपति सहित वो तमाम सैन्य कमांडर बराबर ये दावा कर रहे हैं कि रूस से बराबर की लड़ाई लड़ी जाएगी और उनकी सेना कहीं से झुकेगी नहीं। लेकिन यकीन मानिए, एक असमान लड़ाई जिसमें कहीं भी, मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं, न साम्य है, न वैषम्य है, न बराबरी है, कोई भी स्थिति नहीं है जिसमें यूक्रेन रूस को पूरी तरह टक्कर दे सके। और उस स्थिति में जब यूएनएससी में भी अमेरिका सहित तमाम 11 देशों ने घेर लिया रूस को, निंदा के साथ सैन्य वापसी की बात कही, और यह आपको ध्यान में रखना होगा कि जब रूस से सैन्य वापसी की बात कही जा रही है, इसका मतलब रूस इन्वेडर है, आक्रामक है, और यूक्रेन की जमीन पर जाकर के उसकी थल सेना कार्रवाई कर रही है, न सिर्फ किसी अन्य शहर में बल्कि राजधानी कीव उसके इर्द गिर्द। और राजधानी कीव में यूक्रेन के सैनिकों को रेजिस्ट करने के लिए भी अब ज्यादा समय नहीं बचा है, क्योंकि चारों तरफ से कीव को घेर लिया गया है। हालांकि 4 पुल उड़ाए गए हैं जो कीव में बड़े संख्या में रूसी सैनिकों की दाखिले को रोकते हैं। और इसीलिए चीन की तरफ से एक बड़ा बयान आया है कि एक सेतु का काम करना चाहिए, सेतु का निर्माण करना चाहिए। स्पष्ट है कि व्लादिमीर पुतिन जिस बातचीत के लिए जेलेंस्की के साथ प्रस्तावित करते हुए दिख रहे हैं और जेलेंस्की जिस पर सहमति दिखा रहे हैं, वो भी जरूरत है दोनों देशों के लिए। और शायद जेलेंस्की को इसीलिए अब अमेरिका पर नाराजगी व्यक्त करनी पड़ रही है। एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं और वो ये है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि उनका देश झुकेगा नहीं, लड़ाई लड़ता रहेगा, जबकि यूक्रेन के कीव शहर को पूरी तरह से घेर लिया गया है। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हम बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और वो ये है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका का वो प्रस्ताव ठुकरा दिया है। बिल्कुल उल्टी बात आप देख रहे हैं। अमेरिका ने दिया था जेलेंस्की को कीव से सुरक्षित निकालने का प्रस्ताव, जेलेंस्की ने राजधानी कीव छोड़ने से इनकार कर दिया है। एक राष्ट्रपति के तौर पर, मुखिया के तौर पर उन्होंने कहा है कि मैं कीव नहीं छोड़ूंगा, मुझे गोला बारूद चाहिए। जेलेंस्की ने यह बात कही है। अब आप समझ सकते हैं रूस और यूक्रेन के
जंग के जो सूरत-ए-हाल, जो ताजा तरीन घटनाक्रम है वो ये है कि जेलेंस्की को गोला बारूद तक की मांग करनी पड़ रही है। और वो अमेरिका जो बराबर इस लड़ाई में रूस को अकेला छोड़ने की बात कर रहा था, रूस पूरी तरह से न सिर्फ आक्रामक स्थिति में है बल्कि अमेरिका सहित फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन सबकी बातों को नकार रहा है। एक बात हम आपको जरूर बताना चाहेंगे, अब इतना साफ है कि रूस यूएनएससी में भी अपने वीटो का इस्तेमाल कर देने के बाद अमेरिका सहित उन तमाम देशों को बिल्कुल अलग थलग कर चुका है जहां तक दबाव बनाने का संदर्भ है। भारत, चीन और यूएई ने हालांकि यूएनएससी में वोटिंग नहीं की है और यूएनएससी में जो निंदा प्रस्ताव आया उसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ब्राजील, नॉर्वे, गैबान, चाइना, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, अल्बानिया, चाइना का जिक्र मैंने किया, माफ करिएगा, सिर्फ 15 में से 11 देशों ने ही रूस के खिलाफ वोट डाला है। लेकिन रूस ने इसमें वीटो पावर का इस्तेमाल कर दिया है। भारत, चीन और यूएई वोटिंग से दूर रहे पूरी चर्चा में भाग लेने के बाद। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ब्राजील, नॉर्वे, गैबान, घाना, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, अल्बानिया ने रूस के खिलाफ वोट डाला है। 15 सदस्यों में 11 ने रूस के खिलाफ वोट डाला। भारत, चीन और यूएई ने वोटिंग की ही नहीं और रूस ने इसके बाद वीटो पावर लगाया, वीटो पावर का इस्तेमाल किया और वीटो का इस्तेमाल करने पर हालांकि अमेरिका ने कहा कि वो वीटो का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ कर ही नहीं सकता क्योंकि वो आक्रामक है। लेकिन यूएनएससी में जो स्थिति है उसमें 5 देशों को वीटो का जो अधिकार, स्थायी अधिकार है, उसमें यूक्रेन के संदर्भ में रूस ने वीटो का इस्तेमाल किया और निंदा प्रस्ताव के साथ जो शांति की वार्ता और सैन्य वापसी की बात 11 देशों की तरफ से दबाव के तहत कही गई, रूस ने उसको अस्वीकार कर दिया और एक बार फिर राष्ट्रपति ने सीधे सीधे धमकी दी कि वो किसी भी अन्य देश का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकते। जबकि फ्रांस ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल करने तक की इनडायरेक्ट धमकी दी है, लेकिन रूस का आक्रमण नहीं रुक रहा है। आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि कीव सहित उन तमाम यूक्रेन के शहरों को रणनीतिक रूप से बिल्कुल और सैन्य रूप से भी एकदम अलग थलग कर दिया गया है दुनिया के उन तमाम देशों से। लातविया, एस्टोनिया, पोलैंड, रोमानिया और इन तमाम देशों में अमेरिका की सेनाओं की कुछ गतिविधि की खबर आ रही है, उनके कुछ विमानों के मंडराने की खबर आ रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि अमेरिका सहित नाटो के तमाम देशों ने सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाने या बनाने के लिए इस तरह की गतिविधियों को जारी रखने का फैसला किया है। लेकिन रूसी सेना आक्रमण को जरूरी बताते हुए 48 घंटे से कुछ अधिक समय बीत जाने के बाद आक्रमण को रणनीतिक अंदाज में और ज्यादा सघन करने का निर्णय लिया है। अर्थात 72 घंटे के पूरा होने के पहले रूस कीव शहर पर आधिकारिक तौर पर अस्थायी अधिकार की घोषणा कर सकता है। हम आपको एवी स्टार न्यूज पर सैन्य सिद्धांतों के मुताबिक जिस तरीके से रणनीतिक आक्रमण किया गया है रूस की तरफ से, उसके आगे आने वाले परिणाम पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये अस्थायी इन्वेजन की घोषणा रूस के राष्ट्रपति की तरफ से की जा सकती है और उन स्थितियों में हो सकता है कि बातचीत का प्रस्ताव सिर्फ द्विपक्षीय होगा, जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और उनके विदेश विभाग के तमाम आला अधिकारी और इधर रूसी प्रतिनिधि मंडल के बीच वार्ता की एक पेशकश हो सकती है, एक खाका तैयार किया जा सकता है और 2 देश बातचीत के लिए तैयार हो सकते हैं। जेलेंस्की ने 2 बातें 2 तरह से की हैं, एक कि वो कीव शहर को नहीं छोड़ेंगे, दूसरी तरफ जो अमेरिका नाटो सहित यूएनएससी के माध्यम से
यूक्रेन को बहुत बड़ा सहयोग देता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उस अमेरिका की भी निंदा की है जेलेंस्की ने। एक बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और वो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अमेरिका के उस प्रस्ताव को ही ठुकरा दिया है जिसमें जेलेंस्की को परिवार सहित सुरक्षित यूक्रेन से बाहर निकालने का प्रस्ताव अमेरिका ने रखा था। जेलेंस्की ने कहा है, हालांकि एक राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने जो कहा है उसको सलाम करना चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए कि बुरी तरीके से सैनिक रूप से चारों तरफ से घिर जाने के बावजूद यूक्रेन हार के मुहाने पर खड़ा है, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से जेलेंस्की और उनकी सेना रूसी सैनिकों को बड़े हमले की चेतावनी दे रही है, उनको भारी तबाही के द्वारा उनको नुकसान पहुंचाने का दावा कर रही है। और मनोवैज्ञानिक रूप से दो देश जब युद्ध लड़ते हैं तो उसमें किस तरीके से दूसरे देश पर असर डाला जा सकता है, वो सारे तौर तरीकों का इस्तेमाल यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और उनकी सेना के और सैन्य कमांडर और अधिकारी कर रहे हैं। लेकिन ये सच है कि वो लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लेकिन इस पूरी लड़ाई में एक असमान लड़ाई है जिसमें रूस न सिर्फ आक्रामक है बल्कि कई शहरों पर वो कब्जा भी कर चुका है, ये खबर आ रही है। जंग के तीसरे दिन रूस ने बमबारी को तेज कर दिया, और शायद मैं बार बार ये बता रहा हूं, एक बड़ी खबर जो हमारे यूनिट ने अभी हमें उपलब्ध कराई है कि रूस और यूक्रेन में भीषण जंग के बीच बातचीत के आसार बन रहे हैं, जिसका जिक्र हमने आपके साथ किया है। और कोनोटॉप शहर में दो भीषण धमाके की खबर है। हर एक शहर को निशाना बनाया जा रहा है रूसी वायुसेना की तरफ से, और थल सेना हर एक शहर को चारों तरफ से घेरने की मुहिम चलाए हुए है। जंग के तीसरे दिन रूस ने बमबारी को तेज किया, और शायद सघन बमबारी के पीछे यही एक कारण है कि यूक्रेन की जो बची खुची ताकत है उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया जाए। कोनोटॉप शहर में दो भीषण धमाकों की खबर है। ओडेसा सहित अब कोनोटॉप शहर को भी रूसी सेना के आक्रमण और बम धमाकों के कहर को झेलना पड़ रहा है, और इस तरीके से चारों तरफ जो तबाही का मंजर दिख रहा है उसमें राष्ट्रपति को खुद के मनोबल को बनाए रखना और अपनी सैन्य सेना और सैन्य कमांडरों को उचित निर्देश देना, लेकिन उस निर्देश के बाद एक जो सबसे बड़ी मुश्किल आ रही है कि गोला बारूद की कमी हो गई है। आखिर में सेना लड़ाई लड़ेगी कैसे अगर उसके पास मनोबल है? तो इसलिए सघन बमबारी की जा रही है उन स्ट्रैटेजिक और सैन्य ठिकानों पर जहां पर उनके असलहे, गोला बारूद और उनकी वायुसेना की ताकत महफूज हो सकती थी, उसको रूस ने पूरी तरह तबाह कर दिया है। तो एक रणनीतिक तौर पर बहुत ही जिसको कह सकते हैं एक परफेक्ट और मुकम्मल जंग की जो ये स्थिति बन रही है, उसमें अब रूस पूरी तरह से कीव को घेर लिया है। रूस की सेना, पैदल सेना ने अगर कीव को घेर लिया है, वहां पर टैंक्स बड़ी मात्रा में बड़ी संख्या में भेजे गए हैं, और अगर ये स्थिति बनती है तो खबर यह भी आ रही है कि रूसी सेना के सामने कुछ यूक्रेनी सेना के जवानों ने आत्मसमर्पण किया है, वो भी कीव के नजदीक। हम बार बार कीव का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर कीव शहर को घेर लिया जाएगा और राष्ट्रपति को मजबूर कर दिया जाएगा यूक्रेन के कि वो सिर्फ और सिर्फ अब रशियन प्रतिनिधिमंडल से बातचीत कर सकते हैं, और वो भी बिना शर्त। और हम बार बार बिना शर्त का उल्लेख इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शर्त में यह बात हो ही नहीं सकती कि सेना पीछे जाए। हम आपको बार बार ये बता रहे हैं कि यूक्रेन में रूसी सेना कई बड़े शहरों के रणनीतिक महत्वपूर्ण केंद्रों पर लगभग कब्जा कर चुकी है, और अब कीव शहर को भी कब्जे में लेने के बाद आधिकारिक तौर पर उसकी घोषणा की जानी है। इधर वो सारी कार्रवाइयां जो चल रही हैं रूस को दबाव में लाने के लिए, यूनाइटेड नेशंस में बैठक हुई यूएनएससी की, उसमें भी रूस ने वीटो का इस्तेमाल किया, और अमेरिका और सहित तमाम देशों की झिड़की और उनके सख्त तेवर के बावजूद रूस नहीं झुक रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि जिन प्रतिबंधों की घोषणा अमेरिका की तरफ से की जा रही है वो देखने में तो बड़े प्रतिबंध दिख रहे हैं, लेकिन उससे रूस विचलित होने वाला या प्रभावित होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि तात्कालिक तौर पर रूस इस लड़ाई को बहुत
कम दिन में ही खत्म कर देना चाहता है। और इसीलिए हम पहले दिन से बार बार ये कह रहे हैं कि बमबारी या रणनीतिक महत्वपूर्ण केंद्रों को तबाह करने की रणनीति पर रूस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और ऐसी स्थिति बना देगा। और शायद एवी स्टार न्यूज पर जिस बात की हम चर्चा बराबर कहते और करते रहे कि 72 घंटे से अधिक ये लड़ाई इस अंदाज में नहीं चलेगी, वो बात सच होती हुई दिख रही है। और अगर जेलेंस्की बातचीत के लिए तैयार हो जाते हैं, वो भी बिना शर्त, तो उन शर्तों में रूस की शर्तें मानी जाएंगी। हम आपको बार बार ये बता रहे हैं कि पूरे यूक्रेन पर रूस का कब्जा करने का न तो कोई ऐलान हुआ है, न कोई ऐसी रूस के राष्ट्रपति की इच्छा है, क्योंकि किसी भी संप्रभु देश को बिना किसी कारण से इस तरीके से न उस पर इन्वेजन नहीं किया जा सकता, उसको अपने देश में मिलाया नहीं जा सकता, क्योंकि यूक्रेन के कुछ भागों में रशियन मूल के लोग हैं जो रूस के साथ जाना चाहते हैं। और उसका जिक्र हमने आपको डोनेत्स्क शहर के रूप में और लुहांस्क शहर के रूप में किया है, वो पूर्वी क्षेत्र में है। उसके अतिरिक्त कीव सहित उन तमाम शहरों में यूक्रेनी मूल के लोग हैं जो रशियन भाषा को समझते हैं लेकिन उसको बोलते नहीं ज्यादा। उनकी अपनी संस्कृति है और एक राष्ट्र के रूप में वो एक हैं, लेकिन रूसी सेना के ताकत के सामने उनकी स्थिति बहुत कमजोर है। और इन परिस्थितियों में एक बड़ा असर जो आर्थिक तौर पर आने वाला वो ये है कि तेल और गेहूं उत्पाद उनके दाम बढ़ सकते हैं। ऐसे में पूरी दुनिया में तेल के उत्पादन या सप्लाई पर एक प्रभाव पड़ सकता है और उसके दाम बढ़ सकते हैं। तो इसका असर महंगाई के रूप में, वैश्विक संकट के रूप में सामने खड़ा हो सकता है। रूस भी प्रभावित होगा, यूक्रेन भी, क्योंकि ऑयल जो फील्ड है वो यूक्रेन और रूस में एक बराबर की स्थिति में है। और उन क्षेत्रों पर रूस चाहता है कि जिस तरीके से क्रीमिया पर उसका अधिकार है और यूक्रेन उसे मान्यता नहीं दे रहा, उसको मान्यता दे। और साथ ही साथ डोनेत्स्क और लुहांस्क शहर पर जो सोच रूस के प्रतिनिधिमंडल और वहां के राजनयिकों की है, विशेषज्ञों की है, उसी सोच के साथ वार्ता के मेज पर जेलेंस्की आगे आए। जबकि जेलेंस्की को सुरक्षित बाहर निकालने की बात अमेरिका सहित नाटो के वो तमाम देश कर रहे हैं। इसीलिए लगभग कुछ घंटों से यह खबर आ रही है कि कुछ अमेरिकी विमान यूक्रेन के सीमा के नजदीक उड़ते हुए देखे जा रहे हैं। वो एक मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाने या बनाने के लिए रूस पर ऐसा किया जा रहा है। लेकिन रूस, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी ये जानते हैं कि सीधे सीधे वो पेशकश कर सकता है, लेकिन किसी भी ग्रुप का सहभागी भारत नहीं हो सकता। कुछ ऐसी स्थिति बनाने की कोशिश चीन और यूएई ने भी की है, लेकिन चीन रूस के साथ मिल करके उस पर जो प्रतिबंध लगाए हैं, उन प्रतिबंधों को बिल्कुल कमजोर करने के लिए, उसे भोथरा साबित करने के लिए रूस को चीन बहुत बड़ी सुविधा प्रदान कर सकता है। लेकिन पा रही है वायुसेना और थल सेना के माध्यम से, लेकिन बातचीत की जो पेशकश इनडायरेक्ट अर्थात प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जेलेंस्की की तरफ से अभी तक की गई है, उसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है
रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर और मनोवैज्ञानिक रूप से एक सकारात्मक पहल करने की उन्होंने कोशिश की है, क्योंकि भारत जैसे देश ने पुतिन से अनुरोध किया है कि वो बातचीत के लिए आगे आएं और आक्रामक रवैया त्याग करके वैश्विक शांति को सुनिश्चित करें। और शायद पुतिन ने इन सारे बातों का एक भरोसा प्रधानमंत्री मोदी को भी, जो भारत के मित्र हैं, उनको भी दिलाया है कि वो ऐसा करने की पुरजोर कोशिश करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ युद्धरत रूस ने अपने आप को मजबूत करने के लिए उन देशों से दूरी बनाए रखने की कोशिश की है जो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और सबको अनसुना करते हुए सिर्फ और सिर्फ कीव में जेलेंस्की को इतना महत्वहीन और कमजोर करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है कि वो जल्द से जल्द वहां की सेना हथियार डाले। और अब तो रूस के सैन्य कमांडरों और राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से यह बात भी की जा रही है कि सेना को यूक्रेन का शासन अपने हाथ में ले लेना चाहिए और जेलेंस्की की बातों को वहां की सेना न माने। अगर ऐसा होता है तो भी रूस ये लड़ाई बंद कर सकता है और सैन्य कमांडरों के बीच किसी एक सैन्य कमांडर से बातचीत करके डोनेट्स्क और लुहांस्क सहित उन तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए आगे आ सकता है। और शायद रूस की कोशिश यही है कि यह वार्ता सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन और रूस के बीच में हो। भारत जैसे देश इसमें एक सहयोगी, सकारात्मक सहयोगी की भूमिका में आए, लेकिन अमेरिका या नाटो के वो देश जो दबाव बना करके रूस को झुका देना चाहते हैं, उनका प्रभाव भी रूस नहीं देखना चाहता, नहीं झेलना चाहता। और जब तक वो उसे प्रभावित करके अपनी भूमिका अदा करने की कोशिश करें, तब तक रूस इस लड़ाई को इस मुकाम पर पहुंचा देना चाहता है कि वो अपना हक जो यूक्रेन से मांगता रहा है उसको हासिल कर सके और यूक्रेन को बुरी तरह परास्त कर सके। फिलहाल एवी स्टार न्यूज में रूस और यूक्रेन के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसके ताजा तरीन घटनाक्रमों के साथ हमने एक विश्लेषण प्रस्तुत करने की कोशिश की है। यूक्रेन और रूस के बीच में घटनाक्रम आगे किस तरीके से बढ़ेगा और क्या राष्ट्रपति जेलेंस्की कीव में हथियार डालेंगे या रूस के साथ बिना शर्त वार्ता के लिए आगे आएंगे, ये भूमिका कब और किन परिस्थितियों में बनेगी और अमेरिका सहित भारत जैसे देशों का आगे का रुख क्या होगा, उसकी पूरी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इसके लिए आपको देखते रहना होगा एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। इसलिए फिलहाल दीजिए इजाजत, देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। नमस्कार।